नमस्कार दोस्तों। आज हम हर्ष मोहन का दूसरा चैप्टर यानी कि सेल इंजरी, सेलुलर अडेप्टेशन एंड सेलुलर एजिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सेल्स जो हैं वो हमारे टिश्यूज़ का बेसिक यूनिट होती हैं। मतलब कि सबसे पहले सेल होता है, सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यूज़ मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन से एक सिस्टम बनता है जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें कि बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। लंग्स हैं, उसमें ट्रैकिया है और हमारा हार्ट भी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का जैसे पार्ट है। तो बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके एक सिस्टम बनाते हैं और फिर बहुत सारे सिस्टम से हमारी बॉडी जो है वो अल्टीमेटली बनती है, क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत तरह के सिम्टम्स हैं, सिस्टम्स हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एट्सेट्रा। तो बेसिक यूनिट क्या हुआ? सेल हुआ। और ट्रेडिशनली दो तरह के सेल्स शरीर में हम कंसिडर मतलब माने जाते थे, एपिथेलियल सेल्स और मेसेनकाइमल सेल्स। जब हमारी बॉडी हेल्थ की कंडीशन में होती है तो फिर ये दोनों तरह के जो सेल्स हैं वो एक दूसरे के साथ हार्मोनी में रहते हैं। मतलब जहाँ पे एपिथेलियल सेल्स होने चाहिए वहाँ एपिथेलियल ही रहते हैं, और जहाँ पे मेसेनकाइमल होने चाहिए वहाँ पे मेसेनकाइमल सेल्स रहते हैं। 1859 में जो साइंटिस्ट थे विर्चो, उन्होंने सेलुलर थ्योरी ऑफ डिजीज़ दिया था, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि जो भी बीमारी होती है उसका मेन जो कारण है वो सेलुलर लेवल पे कुछ ना कुछ एबनॉर्मेलिटी है। और उसके बाद से ही ये फोकस में आ गया कि कुछ भी जो डिज़ीज़ है उसका सेलुलर लेवल पे जाके कि सेल्स में क्या उसकी मॉर्फोलॉजी में चेंज हुआ, क्या सेल्स के स्ट्रक्चर में चेंज हुआ। तो तब से यही फोकस में आ गया। ज़्यादातर डिजीज़ के पैथोजेनेसिस में यही देखा जाने लगा कि उस डिज़ीज़ में सेल्स में क्या चेंजेस आ रहे हैं। और होता भी यही है कि सबसे पहले तो सेल्स जो सेल होते हैं उनमें इंजरी होती है और धीरे धीरे उसका फिर बाद में फंक्शन भी लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से फिर एक डिज़ीज़ जो है उसकी शुरुआत होती है। सेलुलर इंजरी क्या होती है? किसी भी स्ट्रेस की वजह से, किसी भी कारण की वजह से जो कि किसी भी सेल को प्रभावित कर रहा है, उसकी वजह से जब सेल के इंटरनल या एक्सटर्नल किसी भी एनवायरनमेंट में कुछ भी चेंजेस हो रहा है या जो सेल है वो अपना फंक्शन चेंज कर रहा है, अपनी मॉर्फोलॉजी चेंज कर रहा है उस स्ट्रेस के इफ़ेक्ट में आके, तो उसे हम सेल इंजरी कहेंगे। अब जो सेल इंजरी है या सेल कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है किसी भी इंजरी को या स्ट्रेस को, वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो डिपेंड करता है होस्ट फैक्टर पे, मतलब कि किस पर कौन सा जो सेल है बॉडी में वो अफेक्ट हो रहा है ना, और या फिर कौन सा टिश्यू इन्वॉल्व है। और दूसरा डिपेंड करता है कि जो इंजीरियस फैक्टर है या जो स्ट्रेस का फैक्टर है, जो स्ट्रेस का कारण है, उस पर भी डिपेंड करता है कि जितना ज़्यादा स्ट्रेस रहेगा उतना ज़्यादा ही इंजरी जो है वो सेल में होएगी। तो अलग अलग तरह के सेल इंजरी की वजह से सेल जो है वो अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्स कर सकता है। जैसे कि कई बारी क्या होता है कि फर्स्ट वन, जैसे कि सेल के फंक्शन में कुछ ऑल्ट्रेशन आ सकता है। मतलब जब भी बॉडी में कुछ ऐसा स्ट्रेस है कि कुछ फंक्शन बढ़ गया, मान लो कोई चीज़ की डिमांड, किसी हार्मोन की डिमांड शरीर में बढ़ गई, तो जो सेल है वो कुछ टाइम के लिए अपने आप को वैसे चेंज करेगा जो कि मॉर्फोलॉजिकली दिखाई देगा। जैसे हमें हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया हमें दिखाई देता है। और जब जैसे ही वो स्ट्रेस रिमूव हो जाएगा बॉडी से, तो सेल्स जो है वो भी अपनी नॉर्मल शेप, साइज़ और अपने नॉर्मल फंक्शन में आ जाएंगे। तो वो एक तरह का सेलुलर अडेप्टेशन है, सेल ने खुद को अडेप्ट कर लिया जब बॉडी में एक पर्टिकुलर कंडीशन डेवलप हुई। दूसरा क्या हो सकता है कि अगर जो स्ट्रेस है वो माइल्ड टू मॉडरेट है, तो जो इंजर्ड सेल है वो थोड़े टाइम के लिए, थोड़े टाइम के बाद रिकवर भी हो सकता है जैसे ही स्ट्रेस ख़त्म हुआ। लेकिन अगर सीवियर टाइप का स्ट्रेस है और कंटिन्यूस स्ट्रेस है तो हो सकता है कि इरिवर्सिबल सेल इंजरी हो जाए। अल्टीमेटली वो सेल जो है वो आगे जाके उसकी डेथ हो सकती है। कई बार क्या होता है कि जो रिवर्सिबल सेल इंजरीज होती हैं, जब इंजरी हुई तो उस टाइम पे जो जो भी चेंजेस सेल के अंदर आते हैं ना, उसका कुछ ना कुछ रेजिड्यू जो है वो रह जाता है। जैसे कि मायोकार्डियल इस्चीमिया होता है या फिर हार्ट अटैक आता है, तो उस टाइम पे भी कुछ ना कुछ ईसीजी में चेंजेस जैसे रह जाते हैं, तो वो हमें बताते हैं कि पहले भी सेल्स को इंजरी हो चुकी है। तो सेल को कैसी इंजरी हुई है और उसके वजह से क्या क्या सेल में चेंजेस आए हैं, सेल कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है ना, उसको जानने से पहले एक बारी सेल इंजरी के क्या क्या कारण हो सकते हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे दो मेजर कारण बताए हुए हैं सेल जिससे इंजर हो सकता है। एक जेनेटिक कारण है, दूसरा एक्वायर्ड कारण है। जो जेनेटिक कारण है वो 9th चैप्टर में ज़्यादा बताए जाएंगे, यहाँ पे सिर्फ एक्वायर्ड कारणों को ही थोड़ा इलेबोरेट किया गया है। जैसे कि सबसे पहले है हाइपोक्सिया एंड इस्चीमिया। हाइपोक्सिया में क्या है कि ऑक्सीजन जो है वो पूरी तरह से सेल्स को नहीं मिलेगी। देखो कोई भी सेल है उसको अपना
फंक्शन करने के लिए, मेटाबॉलिज्म को कंप्लीट करने के लिए ऑक्सीजन तो रिक्वायर्ड रहती है ना। ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो एटीपी जनरेट नहीं करेगा, और एटीपी तो चाहिए उसको, इवन के सोडियम पोटाशियम पंप को चलाने के लिए भी उसको एटीपी चाहिए, प्रोटीन बनाने के लिए या लाइपेसिस लिपिड्स बनाने के लिए, कुछ भी सेल मेम्ब्रेन को उसको रिकवर करना है उसके लिए भी, उसको जो भी चीज़ें मैन्युफैक्चर करनी है तो उसके लिए एटीपी तो चाहिए। तो हाइपोक्सिया होगा तो सेल के मेटाबॉलिज्म में इफेक्ट होगा। इश्चीमिया में क्या है, अगर ब्लड सप्लाई पूरी नहीं है सेल्स को। दूसरा आता है फिजिकल एजेंट, थर्ड केमिकल एजेंट्स एंड ड्रग्स, फोर्थ माइक्रोबियल एजेंट्स, फिर इम्यूनोलॉजिकल एजेंट्स, न्यूट्रिशनल एजेंट्स, एजिंग, साइकोजेनिक डिजीजेस, आइटोजेनिक फैक्टर्स एंड इडियोपैथिक डिजीजेस। अब वन बाय वन इनके बारे में बताते हैं। पहले मैंने हिस्चीमिया और हाइपोक्सिया तो आपको बता दिया। जो इसमें पहला कारण था हाइपोक्सिया, उसमें क्या ऑक्सीजन कंप्लीट नहीं मिल रही, उसके भी आगे दो कारण हो सकते हैं। हो सकते हैं तो ब्लड का इंटरप्शन हो, पहला कारण था हाइपोक्सिया, उसमें क्या ऑक्सीजन कंप्लीट नहीं मिल रही, उसके भी आगे दो कारण हो सकते हैं। हो सकता है तो ब्लड का इंटरप्शन हो गया और जिसकी वजह से सेल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, या फिर ब्लड का इंटरप्शन तो नहीं है लेकिन ब्लड में ही कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग हो जाती है, या फिर एनीमिया पेशेंट को, जब आरबीसीसी कम है तो फिर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड वो भी कम हो जाएगी। दूसरा है फिजिकल एजेंट्स, तो इसमें क्या आता है, जैसे मैकेनिकल ट्रॉमा हो गया, कोई रोड एक्सीडेंट, कोई चोट लग गई मसल्स के ऊपर, वो भी तो मस्कुलर जो सेल्स हैं उन पे प्रॉब्लम आएगी। थर्मल ट्रॉमा, कोई हीट या कोल्ड की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी, रेडिएशन और रैपिड चेंजेस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 होता है, इससे ज़्यादा या कम होगा तो फिर वो बॉडी पे उसी तरह का उस पर इफेक्ट डलेगा सारे सेल्स पे। थर्ड है केमिकल एंड ड्रग्स। ये तो हम डेली लाइफ में भी देखते हैं कि कुछ ना कुछ अगर हम जैसे ड्रग्स ही ले रहे हैं या कुछ ओपियोइड्स ही ले रहे हैं, उनका भी कितना हार्मफुल इफेक्ट हमारी बॉडी पे रहता है। वो स्टार्ट कब हुआ, पहले सेलुलर चेंजेस होंगे, उसके बाद ही कुछ डिजीज़ प्रोड्यूस होगी। जितने भी पेस्टिसाइड हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, या फिर जो ये हम अल्कोहल लेते हैं, नार्कोटिक ड्रग्स लेते हैं, या जो आईवी ड्रग्स लगते हैं हॉस्पिटल में, जितने भी जो भी ये ड्रग्स और केमिकल्स हैं, तो ये भी कुछ ना कुछ जो भी सेलुलर चेंज करेंगे अल्टीमेटली डिजीज़ को प्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद माइक्रोबियल एजेंट्स हैं। माइक्रोब्स में तो सारी जो भी डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ, मेटाजोआ, पैरासाइट, जितने भी, क्योंकि ये हमारी बॉडी में जो नॉर्मली नहीं रहते या जब बढ़ जाते हैं इनका क्वांटिटी, तो फिर ये हमारी बॉडी को हार्म कर सकते हैं। फिर है इम्यूनोलॉजिकल एजेंट, तो ये हमें पता है कि इम्यूनिटी हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाती है, लेकिन ये डबल एज्ड स्वॉर्ड है, मतलब कि दोनों साइड से काम कर सकती है। जब हमें बचाने पे आएगी तो फिर हमें सारी डिजीज़ से लड़ने की क्षमता देती है, लेकिन अगर ये खुद ही हमें एज एन अटैकर समझ ले, हमें हमारे अगेंस्ट हो जाए, तो फिर हमारी बॉडी के लिए लीथल हो सकती है, मतलब हमारी डेथ का कारण भी बन सकती है। जैसे इम्यूनोलॉजिकल एजेंट्स में हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हो जाते हैं। कोई ऐसी चीज़ जो कि नॉर्मली दूसरे लोगों को जिससे सेंसिटिविटी नहीं है, तो हो सकता है किसी को हाइपर सेंसिटिविटी हो, एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है। जैसे पीसीएम है, पीसीएम का नॉर्मली लोगों को 90% लोगों को कोई एलर्जी नहीं है, लेकिन 10% लोगों को उससे हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन हो जाता है, तो वो उनकी डेथ का कॉज भी बन सकता है। फिर उसके बाद न्यूट्रिशनल डिरेचमेंट्स। न्यूट्रिशनल मतलब कि या तो ज़्यादा है जो भी न्यूट्रिशनल न्यूट्रिएंट्स हैं बॉडी में, या फिर कम है। ज़्यादा होंगे तो जैसे ओबिसिटी, हार्ट डिसऑर्डर्स, हाइपरटेंशन, ये बीमारियां करेंगे, और अगर कम होंगे तो क्वाशियोकर या फिर मतलब प्रोटीन मालन्यूट्रिशन, ये वाली डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। एजिंग में क्या होता है कि जो सेल्स की नॉर्मल रिपेयर और रेप्लिकेट होने की प्रोसेस है वो धीरे हो जाती है और इम्पेयर हो जाता है। जैसे यंग एज में तो सेल्स इंजरी होएगी तो फटाफट से वो रिकवर और रिपेयर हो जाएंगे, लेकिन एजिंग के टाइम पे क्योंकि न्यूट्रिएंट्स भी बॉडी में कम है और बॉडी की उतनी इम्यूनिटी भी नहीं है, और मतलब ओवरऑल सारे सेल्स उस टाइम पे डेथ वाली साइड जल्दी ही जाते हैं। साइकोजेनिक जो डिसऑर्डर्स हैं इनमें मतलब साइकोलॉजी की वजह से तो कोई ऐसे मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस शरीर में नहीं दिखते, लेकिन जैसे मान लो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, कोई स्ट्रेस है बॉडी में या कोई एनजाइटी है, तो उसकी वजह से जो पेशेंट्स हैं वो कोई ड्रग्स का इनटेक या खाना नहीं खाना या कोई और मतलब स्मोकिंग करना, इन चीज़ों की वजह से फिर अल्टीमेटली सेलुलर चेंजेस होने लग जाते हैं, और फिर अल्टीमेटली कुछ ना कुछ डिजीजेस स्टार्ट हो जाती है। तो क्योंकि स्टार्टिंग फैक्टर उसका कुछ साइकोलॉजी से रिलेटेड था, तो इसीलिए साइकोजेनिक डिसऑर्डर्स में ये एजेंट्स आएंगे।
आइट्रोजेनिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, जो कि कॉजेज जो कि डॉक्टर की वजह से होते हैं, डॉक्टर की गलती की वजह से होते हैं। तो कई बार डॉक्टर की गलती की वजह से अगर सेल में कोई भी चेंज आ जाए, मान लो उसने कोई गलत मेडिसिन दे दी या कोई गलत रेडिएशन दे दी, कोई गलत सर्जरी कर दी जिसकी वजह से उसके सेलुलर इंजरी हो गई। उसके बाद है इडियोपैथिक डिजीजेस। इडियोपैथी मतलब जिसका कुछ भी कारण हमें पता नहीं है कि क्यों हुआ ये। जैसे कि हाइपरटेंशन है, उसका हमें रीज़न नहीं पता, जैसे इसेंशियल हाइपरटेंशन का कि क्या कारण है, कैसे ये स्टार्ट हुआ, तो वो फिर इडियोपैथिक डिजीज़ में आते हैं। आज हम जो ये सेल इंजरी के कॉजेज़ है इतना ही कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पैथोजेनेसिस ऑफ सेल इंजरी देखेंगे कि रिवर्सिबल सेल इंजरी और इरिवर्सिबल सेलुलर इंजरी का क्या पैथोजेनेसिस है, कैसे वो स्टार्ट होता है और अल्टीमेटली सेल्स कैसे डैमेज होते हैं, फिर कैसे एक डिजीज़ का प्रोडक्शन होता है। थैंक यू।